यस यारो, आज जीएसटी बेसिक्स का लास्ट क्लास है। जीरो से स्टार्ट करूंगा मैं। टैक्सेस आर फी लेविड बाय गवर्नमेंट ऑन योर इनकम, प्रोडक्ट, सर्विसेज। इनकम वाला पे जो टैक्स लगता है उसे कहते हैं डीटी। प्रोडक्ट सर्विसेज पे जो टैक्स लगता है उसे कहते हैं आईडीटी। सो आईडीटी प्रोडक्ट सर्विसेज पे लगता है। और फिर इसके बाद हमने बताया था डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंस आपके एग्जाम के लिए। डीटी इनकम पे लगता है, आईडीटी प्रोडक्ट्स पब्लिक सर्विसेज पे। डीटी का बर्डन शिफ्ट नहीं होता है, आईडीटी का बर्डन शिफ्ट होता है। डीटी इनकम के बाद देना होता है, आईडीटी गुड सर्विसेज रिसीव के पहले भी दिया जा सकता है। डीटी प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, आईडीटी रिग्रेसिव इन नेचर। डीटी का कलेक्शन टफ है, आईडीटी का कलेक्शन बहुत इजी है। एग्जाम्पल इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम। फिर इसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या, आईडीटी पुराने सिस्टम को पूरा भूल जाओ, उसका नाम भी नहीं लेना आज के बाद। नेक्स्ट 1/7/2017 से 1/7/2017 से इंडिया में जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ। बट स्वर्ग मतलब जेएनके में 8 जुलाई से जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ। तो जीएसटी का मीनिंग आपको जानना है। जीएसटी मीन्स एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, अदर देन टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। और अदर पर्पज के लिए यूज़ करो चलेगा, जीएसटी लगेगा, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं। और साथ में ENA टर्म आ गया, पेपर में देखना है। नेक्स्ट, जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, जहाँ पे कंज्यूम होता है वहीं पे टैक्स लगता है। जीएसटी एक वैल्यू एडेड है, ईच टाइम सप्लाई होगा ईच टाइम टैक्स लगेगा, बट इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलते जाता है। और जीएसटी 3 है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड स्टेट ऑब्लिक यूटी जीएसटी। ये दोनों विद इन द स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा यूटी सप्लाई पे लगता है। आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करता है, इंटर स्टेट सप्लाई पे इंपोर्ट भी कवर्ड है। एक कॉम्पेंसेशन सेस लग्जरियस डिमेरिट्स गुड्स पे शॉर्ट टर्म के लिए लाया गया था, जो अभी 2026 मार्च तक चलेगा। ऑब्जेक्टिव की जो स्टेट गवर्नमेंट को लॉस होगा वो कॉम्पेंसेशन देने के लिए था। और फिर हम लोग सीजीएसटी एक्ट पढ़े थे, एसजीएसटी एक्ट पढ़े थे। और उसके पहले 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो जीएसटी से बाहर है। अब तो भूल भी नहीं पाओगे, चैम्प बनना है आपको। चैम्प, कैसे चैम्प बने थे? क्रूड ऑयल, हाई स्पीड डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, मोटर स्पीड, नेचुरल गैस, यही था ना? तो चैम्प कैसे बना? और थोड़ा सा एडजस्ट कर लोगे ना? ओके। कल या परसों जो बुक निकलने वाला उसमें तो हर एक जगह ही निमोनिक्स यूज़ किया गया, तो आप लोग को बहुत इसी तरह से याद रहेगा। नेक्स्ट चैप्टर से हर एक जगह मिलेगा, क्योंकि हर एक चैप्टर का ही बना दिया गया, आपको याद रखना है। मेरे को भी याद रहने लगा चैम्प। और सेंट्रल गवर्नमेंट के 8 टैक्सेस सब्स्यूम्ड हो गया। क्या क्या 8 टैक्सेस थे? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन medicinal and toilet preparation, additional duty of excise on textile goods of special importance, additional duty of custom, special additional duty of custom, service tax, central surcharge sales relate to supply of goods services। 9 स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस स्वाहा हो गए। वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, क्या था? लग्जरी टैक्स, परचेज टैक्स, एंट्री टैक्स, entertainment and amusement tax other than levied by local authority, taxes on advertisement, lottery, betting, gambling, state surcharge sales relate to supply of goods services। क्लियर है? और कुछ कुछ स्पेशल इश्यूज था,
ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जीएसटी नहीं लगेगा, तो क्या बच गया इन लोग? नहीं बचा। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग पे और सप्लाई करेंगे तो वैट और सीएसटी। टोबैको थोड़ा सा धो दिया, टोबैको अच्छा से, जीएसटी भी लगेगा, एक्साइज भी लगेगा, और नार्कोटिक्स ड्रग्स वगैरह पे जीएसटी लगेगा और स्टेट एक्साइज। सब याद ही है क्या? ओके, वेरी गुड। और क्या था? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे स्टेट एक्साइज वैट सीएसटी। और इमूवेबल का तो नाम भी मत लेना, जीएसटी में आएगा। नेक्स्ट, ओ बस फॉरवर्ड चार्ज। ओके, एक्ट में आ गए थे, एक्ट में तो कुछ खास था ही नहीं। फॉरवर्ड चार्ज तो जो आप देखते हो वही फॉरवर्ड चार्ज है। प्रेरणा ट्यूटोरियल्स विल कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम स्टूडेंट and will deposit GST to government. This is FCM. रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सर्विस रिसीवर, सप्लाई रेसिपिएंट, सप्लाई का जो रिसीवर है डायरेक्टली डिपॉजिट टैक्स टू गवर्नमेंट। इसके 2 सेक्शंस हैं, 9394। 93 पे बोला गया स्पेसिफाइड गुड सर्विसेज के लिए, और 94 पे बोला गया है अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड ने कुछ स्पेसिफाइड सप्लाई लिया। अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड 94, और 93 स्पेसिफाइड, देने वाला कोई भी लेने वाला कोई भी, वहाँ रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड का चक्कर नहीं है। और एक आपके जनरेशन का बिजनेस ई कॉम ऑपरेटर, ओला उबेर वगैरह ये सब सप्लाई करता है, तो सप्लायर जो करते हैं वो लोग उतने पढ़े लिखे नहीं होते, तो फिर ई कॉम ऑपरेटर जीएसटी पे करेगा। इतने ही पढ़े थे? यस। आज का क्लास और भी लाइट है। ओके, फिर सब ओके, जीएसटी का जन्म के बारे में बोले थे ना, केलकर जी ने जन्म दिया जीएसटी को, बट वो अच्छी तरह से फुल फ्लेज हो नहीं पाया। वो एक कांग्रेस के ज़माने पे, यूपीए गवर्नमेंट के ज़माने पे कंसेप्ट था, फिर वो ख़त्म हो गया। बाद में एनडीए गवर्नमेंट आया तो उन्होंने स्टार्ट किया। तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस अच्छे मिल गए थे। जीएसटी भारत में कब से इम्प्लीमेंट हुआ? यस, 1 जुलाई 2017। उसके बाद JNK में 8 जुलाई से। उसके बाद फर्स्ट स्टेट टू रेटिफाई Assam, first state to have own state GST, Telangana, first in the world France, and the second state बिहार, जो वैट में सबसे लास्ट में था, अब बिहारी बाबू आ गए सेकंड में। ओके, तो फिर ये हो गया कुछ बातें, बहुत अच्छी तरह से आपको याद नहीं रखना है कॉमन सेंस पे। आज भी कुछ कॉमन सेंस के बातें करेंगे, और कल से तो एकदम पूरा सिलेबस दौड़ेगा आप लोगों का। सो आएंगे बुक में, आज कॉपी में लिखने का नहीं है। पेज नंबर 1, फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्स के फीचर्स क्या है वो तो ऐसे ही पता है। एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है गवर्नमेंट के लिए, है ना बेटा? और टैक्स एंड कमोडिटीज पे भी लगता है, सर्विस पे भी लगता है। सिर्फ हेडिंग पे फोकस रहना। इनडायरेक्ट टैक्स शिफ्ट कर देते ना हम लोग, किस पे? कस्टमर्स पे। नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच, आपके फी में आप जीएसटी देते हो, इंक्लूसिव है, पता नहीं चलता है। अलग से लेता ना उला लाला हो जाता। पहले हम लोग ऐसे ही करते थे, 10,000 प्लस जीएसटी, पेरेंट्स तो 10,000 ही देंगे, खून देंगे बट 18% नहीं देंगे। तो फिर हम लोग तो भैया अब कौन लड़ेगा, तो फी में इंक्लूडेड है, तो पता नहीं चलता है, मतलब जोर का झटका लगता है, फील भी नहीं होता है। सो नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच। इन्फ्लेशनरी, इन्फ्लेशनरी तो है ही,
बोलते हैं गवर्नमेंट पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, बट करते तो है रखेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। इसलिए सोना पे कम टैक्स और एजुकेशन पे 18%। अब एक बात बताओ, 18% 10,000 फी है, जीएसटी नहीं लगता तो 10,000 ही लेते हैं। अब कितना लेना पड़ा, 11,800। तो जीएसटी आने से दाम तो थोड़ा बहुत बढ़ेगा ही। वाइडर टैक्स बेस, ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कवर्ड है। प्रमोट सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर कहाँ होता है, नशीला पदार्थ वगैरह पे ज़्यादा टैक्स मारते हैं, बट पीने वाले तो घर द्वार बेचकर किडनी गिरवी रखकर भी पी लेते। तो ये कहने का बात है प्रमोट सोशल वेलफेयर, क्योंकि हार्मफुल प्रोडक्ट्स, इन प्रोडक्ट्स पे बहुत टैक्स लगता है। तो जितना टैक्स ज़्यादा मारेगा उतने ही ज़्यादा हम खरीदेंगे। पियक्कड़ लोग तो ये बोलते हैं हम पीते अपने लिए थोड़े ना, वो देश के लिए पीते हैं, क्योंकि हम पियेंगे ज़्यादा तो टैक्स देंगे ज़्यादा, टैक्स देंगे ज़्यादा तो सरकार के पास ज़्यादा आएगा, सरकार के पास ज़्यादा तो बिजली बिपाशा घर घर में आएगी, अब सरकार ज़्यादा खर्चा करेगा। तो प्रमोट सोशल वेलफेयर बोलने का बात है। कभी पीने वाला बच्चा ये सोचता है क्या आज ही ना खाम, आज ये तो बहुत कॉस्टली हो है, चलो दूध पी लेंगे, ऐसा सोचता है क्या? बोलो भाई, अरे कुछ हाई ना बोलो, आज के क्लास तो कॉमन सेंस पे बात करेंगे। अरे भाई जो पियक्कड़ लोग बोलेगा कि दारू नहीं पियेंगे, 100 रुपया, दूध पी लेते 10 रुपया, अरे क्या भाई क्या बोलेगा, बोलो ना भाई। तुम लोग कैसे बोलते हो, तुम लोग पियक्कड़ हो क्या, हम लोग होने वाले हैं फ्यूचर में, बोलो ना भाई। अरे कुछ तो क्या पिएगा? हाँ, दूध नहीं पिएगा चाहे दारू कितना भी कॉस्टली हो। क्या बेटा, किसके लिए? ओके, इनडायरेक्टली बोल रहे, चलो ठीक, इज इट ओके। और रिग्रेसिव इन नेचर, आईडीटी रिग्रेसिव है, तो क्या इसमें से एक भी पॉइंट नया है तो छोड़ दो इसको, जस्ट रीड पे। बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, पेज नंबर 6। बेटा बिना पढ़े ही एक दो जीएसटी बता दो ना, बेनिफिट्स क्या है जीएसटी का, बोलो बोलो। पुराने का जितना बुराई है सब बोल दो ना, पुराने सिस्टम का जितना डिफेक्ट्स थे सब बोल दो। डबल टैक्सेशन, टैक्स पे टैक्स, कंप्लायंस बर्डन, ये सब खत्म हो गया किसमें, जीएसटी। अब वन इंडिया वन मार्केट, पहले एक बात बताता हूँ, असम और मेघालय का बात बताता हूँ। असम में वाइन वगैरह पे, मतलब असम ऐसे फॉर एग्जांपल बताता हूँ, वाइन पे ज़्यादा टैक्स है, असम में ज़्यादा टैक्स लगता है, और मेघालय पे कम टैक्स, मेघालय पे कम टैक्स। यार पता है ना, पेट्रोल डीजल पे भी उधर गाड़ी जाता है तो हम लोग बोलेगा नहीं मेघालय में घुस के पेट्रोल भरते हैं हम लोग, मैं भी भरता हूँ, कि वहाँ पे रेट कम है, अभी जीएसटी में आया नहीं ना, बोलो भाई। और आसाम में ज़्यादा है, तो जब भी कोई भी कार लेके जाता है ना अपना कार टुवर्ड मेघालय, तो वो हमेशा अपना खाली टैंकी लेके जाता है और उधर से भर के लेके आता है। अब मैं कभी भी जाता हूँ, कभी कभी गणेश मंदिर जाता हूँ, आप लोग देखिए ना वहाँ पे गणेश मंदिर है, वहाँ जाता हूँ तो फिर थोड़ा सा आगे से पेट्रोल भर के ही लेके आ जाते, पूरा भर के ही लेके आ जाते। तो अलग अलग स्टेट पे ना एक ही सामान का अलग अलग टैक्स होता था, तो फिर ना भेदभाव होता था। देखो आसाम वाले लोग जाके मेघालय में, तो फिर नहीं वहां से खरीदेंगे, मेघालय वाले लोग के वहां से खरीदेंगे, यहाँ से नहीं। ऐसे ना इंडिया में ना एक ही प्रोडक्ट का अलग अलग टैक्स था, तो फिर हम लोग उसी स्टेट से खरीदते थे जहाँ पे टैक्स रेट कम है। अब वो भी खत्म हो गया, अब कहीं से भी लो एक ही। क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट, यूनिफाइड नेशनल मार्केट, पूरा इंडिया का एक ही मार्केट हो गया। अब इस पेन का जीएसटी रेट ऑल ओवर इंडिया एक ही रहेगा, हाँ सेम रहेगा, यस दैट्स ग्रेट। पहले अलग अलग स्टेट में वो वैट होता था ना, वैट, तो आसाम गवर्नमेंट का मर्जी जैसा ले, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का मर्जी जैसा ले, राजस्थान गवर्नमेंट का मर्जी जैसा ले, नाउ सबका सेम। तो ये पेन पहले आसाम से खरीदूं ना राजस्थान से ना बंगाल से, मैं सोचता था,
अभी सोच के फायदा है क्या कुछ? क्यों? ऑल ओवर। तो फिर क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट, कैस्केडिंग इफेक्ट एलिमिनेटेड। कैस्केडिंग इफेक्ट तो भूलना ही मत जीएसटी में। अब इन कल से तो याद ही नहीं आएगा, अभी तक आज के लिए लास्ट है। नेक्स्ट है मल्टीपल टैक्सेस, डबल टैक्सेशन, मल्टीपल टैक्सेशन भी खत्म। मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव है, मेक इन इंडिया मोदी जी ने स्टार्ट किया ना, तो पूरा ऑल ओवर इंडिया में एक ही सिस्टम रहेगा। तो मेक इन इंडिया में भी कम सामान कहीं भी बना लो, और पहले इतना सारा टैक्स लगता था, अब टैक्स कम लगेगा तो कॉम्पिटिटिव प्राइस में बिकेगा। तो मेक इन इंडिया का भी अच्छा है, और गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ गया। बहुत सारा टैक्सेस पहले ओनली स्टेट गवर्नमेंट को मिलता था, अब किसको मिलने लगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। थोड़ा वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी छोड़ा है, बट स्टेट गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टैक्सेस थे। तो गवर्नमेंट, चलो कोई भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू तो बढ़ गया बेटा। पहले सेंट्रल को कम मिलता था, अब ज़्यादा मिलने लगा। पहले स्टेट को भी सर्विस टैक्स देखते रह जाते थे मामा जी, कुछ कर नहीं पाते थे, अब मामा जी को भी मिलेगा। इज इट ओके? तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ गया। बिजनेस के लिए भी तो आसान हो गया ये काम। पहले बिजनेस को इतने सारे कंप्लायंस करने पड़ते थे ना बेटा, वो सब रहेगा ना? खत्म हो गया, खत्म हो गया। वन नेशन वन टैक्स, नो कैस्केडिंग, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गया। नहीं तो एक ही प्रोडक्ट गवर्नमेंट को सप्लाई करना था, असम वाले का प्राइस अलग होता था, बंगाल वाले का प्राइस अलग, अब सबका प्राइस क्या हो जाएगा? सेम। और ऑनलाइन कंप्लायंस हो गया। मेरे को याद है पहले सर्विस टैक्स देना होता था, और भाई वो चालान भरो, वो करो, चेक दो, मैंने 2 दिन तो खराब ही हो जाता था। क्लास में फॉर्म आता था, साइन करते थे, चेक साइन करना, नहीं ये गड़बड़ हो गया, फिर स्टाफ जाता, मतलब 2 दिन हेडेक होता था। अभी जीएसटी का एवरी मंथ के 20 तारीख को जीएसटी का टैक्स देना होता है, सुना था आप लोगों ने? मेरे को पता भी नहीं चलता, ये ऑनलाइन मेरा कंसल्टेंट दे देता है, या 18 को ही बोल देता है सर इतना रुपया टैक्स है। तो मैं, मेरे बैंक अकाउंट में पैसा रहने से 18-19 को ही कभी शाम को गाड़ी में बैठ के ही मैं उसको दे देता हूँ, और फिर वो पे कर देता है। मतलब एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही जीएसटी का पेमेंट हो जाता है, ऑनलाइन हो जाता है। पहले रिटर्न जाओ, ऑफिस में जाओ, लाइन लगो, ट्रैफिक में फंसो, वो सब खत्म, और कंप्लायंस का बर्डन भी खत्म हो गया। इज इट ओके? कॉमन सेंस पे गवर्नमेंट को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? सब कुछ ऑनलाइन कंट्रोल। पहले तो भैया फिजिकल फॉर्म में ऐसा वैट का रिटर्न डालते थे, युवराज करोड़ों का माल बेचता, रिटर्न ही नहीं डालता था, पता भी नहीं चलता था। और युवराज से निशानदेह माल खरीदा तो निशानदेह ऑनलाइन नहीं ऐसे डालता था। तो सरकार के पास ऑनलाइन ट्रैक करने का कोई सिस्टम ही नहीं था, बहुत घपला होता था। युवराज आप लोग को सेल्स टैक्स के नाम से करोड़ों का टैक्स लेता था, और आप लोग वैट क्रेडिट भी मांग लेते थे गवर्नमेंट से, बट गवर्नमेंट को मिला कि नहीं गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलता था। युवराज के बिल के बेसिस पे आप लोग ले लेते थे, और युवराज तो डाकू मंगल सिंह है, कितना घपला करके बैठ गया, वो सरकार को पता ही नहीं चलता था। लेकिन अभी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को आईटीसी चैप्टर, सब कुछ पोर्टल पे दिखता है। मेरे पास जो बिल आया उस पे आईटीसी लेते हैं जितना जीएसटी। अगर मैंने आप लोग से वो माल खरीदा, आप लोग अगर जीएसटी रिटर्न नहीं डालोगे ना, मेरा नंबर से वो मेरे पोर्टल में दिखेगा नहीं, और मैं ले लूंगा तो मेरे को ही सजा दे देगा। तो बोलेंगे कि आपने इनको जीएसटी दिया, रोहित को, रोहित को बोलो रिटर्न डालने का, रोहित डाल दिया तो मेरे को दिखेगा निशान चोर है, निशान मेरे से जीएसटी ले लिया और डाला ही नहीं, तो फिर मैं आईटीसी ले लूंगा, विदाउट डिपॉजिट पोर्टल में नहीं दिखेगा तो मैं डिफॉल्टर। अब वो इतना बड़ा बड़ा घपला करता था, हिम्मत है तो करके दिखाओ। जितना माल बेचे हो, जितना कलेक्ट किए हो, सब आपको ऑनलाइन रिटर्न डालना है, और सबके नाम से इधर दिखना चाहिए सरकार के पोर्टल में। नहीं दिखेगा ना तो आपका नाम पे आ जाएगा कि इन्होंने डाला ही नहीं, तो आप भी रेड लिस्टेड और हम भी मरेंगे। अब करोगे? देखो कितना दुखी उदास हो गया। पहले क्या जिंदगी था, चोरी करते थे, टैक्स ले भी लेते थे और डिपॉजिट्स भी नहीं करते थे, टैक्स का पैसा भी घपला कर दिया, तभी तो ताजमहल बना लिया अपना। सो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सिंप्लीफाइड हो गया, एक क्लिक में
जीएसटी को प्रेरणा का पूरा पता चल जाता है अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो। बेटर टैक्स कंप्लायंसेस, अब लोग चाह कर भी वो चोरी नहीं कर सकता। रेवेन्यू गवर्नमेंट का बढ़ गया, बूस्ट ऑफ इंडिया, सब आसान है। कस्टमर्स का फायदा है, कस्टमर्स का फायदा है, हर एक बिल में जीएसटी अलग से दिखाना होता है, हर एक स्टेज पे सबको पता है। प्राइस भी कम हो गया, कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो गया ना, इससे प्राइस कम हो गया, टैक्स बर्डन कम गया, और पूरे इंडिया में कहीं भी खरीद लो सेम रहेगा। प्रॉब्लम विद ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम पढ़ा दिया था ना बेटा, यस। अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड बेसिक्स ऑफ लॉ पे आएंगे। फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, ऐसे किसी को लिखना होगा फॉर्मेलिटीज के लिए। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, रिग्रेसिव इन नेचर, इन्फ्लेशनरी, आपका कोचिंग फी बढ़ा दिया, पिंच नॉट फेल्ड, आपसे टैक्स लेते हैं पिंच नहीं करता, वाइडर टैक्स बेस, अवेयरनेस लो, रिड्यूस हार्मफुल कंजम्पशन। सो ये स्ट्राइप वॉर, ये इसको एक छोटा सा बना दिया गया है जिससे आपको ये याद रहे, बहुत बहुत टफ पॉइंट नहीं है। आप लोग लिखना चाहे तो हेडिंग लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहे तो छोड़ भी सकते हो, आपकी मर्जी। आज का क्लास बहुत लाइट क्लास है, बहुत बहुत ही लाइट क्लास, पूरा जीएसटी लाइट ही लाइट मिलेगा। आज थोड़ा सा इरिलेवेंट टॉपिक्स ज़्यादा है आपके एग्जाम ओरिएंटेड। एक बार मन है तो लिख लो, सिर्फ ऊपर का हेडिंग, एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। और याद रखने के लिए स्ट्रिप वॉर भी बोल सकते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी था ना, बेनिफिट्स, वहीं पे जाके यूनाइट का मीनिंग यूनिफाइड मार्केट, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट, improved tax structure, make in India boost
ई एक्सपांडेड रेवेन्यू बेस, बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी यूनाइट पे लिखा गया था। यूनाइट का मीनिंग नेक्स्ट टॉपिक बेनिफिट्स था ना बेटा, बोलो बेटा। बेनिफिट्स ऑफ फॉर बिजनेस एंड इंडस्ट्री था ना। देखो क्या बोलेंगे, ओ नाइस, ऑन आइस, ठीक है, ऑन आइस। वन नेशन वन टैक्स, नो कैस्केडिंग, improved competitive compliance and efficiency in cost, on ice, on ice, कुछ भी बोल दो, बट आप याद रखो बेनिफिट्स फॉर बिजनेस एंड इंडस्ट्री। गौरव फर्स्ट बेंच पे आ जाओ बेटा। बड़े ओ नाइस देख लिया। और बेनिफिट्स किसको था, गवर्नमेंट को भी था ना। गवर्नमेंट को शिप मिल गया, कैसे बेनिफिट था देखो, गवर्नमेंट को पानी जहाज मिल गया, कैसे देखो, पानी जहाज में सोना भर के मिल गया, कैसे, सिंप्लीफाइड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, हाई एफिशिएंसी रेवेन्यू, इम्प्रूव कंप्लायंस, प्रमोट्स मेक इन इंडिया। तो बेनिफिट्स ऑफ गवर्नमेंट पे लिख देना, सिर्फ सोना से भर के सिप मिल गया गवर्नमेंट को। बेनिफिट्स फॉर गवर्नमेंट, बोलो कुछ मिस हो गया क्या। और बस बेनिफिट टू कंज्यूमर आएगा, फिर उसके बाद ये टॉपिक खत्म। एक एक लाइन याद रहने से भी होगा, चलेगा, छोड़े इसको। और ये क्या था, बेनिफिट्स टू कॉमर्स इंडस्ट्रीज हो गया, बेनिफिट्स टू गवर्नमेंट, ब्रदर लिखे साहब। और ये क्या था बेटा, कंज्यूमर। नेक्स्ट, बेनिफिट्स टू कंज्यूमर
ट्रांसपेरेंट टैक्स, रिड्यूस टैक्स बर्डन, यूनिफॉर्म प्राइसिंग, लोअर प्राइसेस। ट्रूल, ट्रू नहीं, ट्रूल। Are you done? यस यस। नाउ हम लोग चलेंगे लास्ट टॉपिक या सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ बेसिक्स ऑफ जीएसटी। यहाँ पे जीएसटी का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पे बातें करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, पेज नंबर 8 खोलना। आज का क्लास थोड़ा सा वही लीगल रिलेटेड ज़्यादा है, बड़े सिंपल टॉपिक्स हैं, बट थोड़ा सुन के ध्यान रखना। यस, पेज नंबर 8 में आ गए क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड बेसिक्स ऑफ लॉ। मैं एक बात बता देता हूँ, लॉ तो और भी पढ़ोगे। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कोई भी लॉ अपनी इच्छा से नहीं ला सकते। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से उनको परमिशन होना ही पड़ेगा। भारत का संविधान उनको परमिशन देना ही पड़ेगा। नहीं देगा तो ना मामा जी ना मोदी जी कुछ भी कर ले, टैक्स कुछ लॉ नहीं बना सकते। वो पावर कॉन्स्टिट्यूशन से मिलना पड़ेगा। तो पहले क्या था ना बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने सर्विस पे टैक्स देने का पावर ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया था। सेल पे जीएसटी ये सब का पावर स्टेट गवर्नमेंट को दिया था। तो चाहकर भी सेंट्रल गवर्नमेंट सेल्स पे टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता था, और चाहकर भी मामा जी सर्विस पे टैक्स ले नहीं सकते थे। असम में मैन्युफैक्चरिंग होता था स्नेहा, तो असम के धरती पे मैन्युफैक्चरिंग होगा, चाहकर भी मामा जी एक्साइज ड्यूटी ले नहीं सकते थे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया था। तो एकदम क्लियर कट था। इस मैटर पे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स का नियम बना सकता है, स्टेट गवर्नमेंट लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं ले सकता। इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, स्टेट पे नहीं। तो एकदम क्लियरली दो डिफाइंड था, सेल पे स्टेट गवर्नमेंट, सर्विस पे सेंट्रल गवर्नमेंट, मैन्युफैक्चरिंग पे सेंट्रल गवर्नमेंट। बट प्रॉब्लम क्या हो गया, अब जीएसटी आया तो जीएसटी सेल पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लेगा, स्टेट गवर्नमेंट, वो तो हमारे संविधान ने पावर ही नहीं दिया था। और सर्विस पे ओनली संविधान ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया था, अब तो स्टेट को भी मिलता है। ये क्लियर कट एकदम वेल डिफाइंड थे। इसलिए 101 कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाया गया, भारत के संविधान को में अमेंडमेंट लाया गया, क्योंकि संविधान तो जो लिखा अभी मैं दिखाऊंगा आपको, बट ये बातें नहीं लिखी हुई थी। सर्विस पे सेंट्रल, सेल पे स्टेट, ये लिखा था ना। अब तो दोनों भाई मिलके खाते हैं, ये लिखा हुआ था ना, नहीं लिखा हुआ था, नहीं लिखा हुआ था। इसीलिए ही कांग्रेस सरकार को टाइम लगा ये जीएसटी लाने के लिए। जो एनडीए के पास मेजोरिटी गवर्नमेंट था, मेजोरिटी थे, तो उन लोगों ने लेकर आ गया। तो जीएसटी के लिए जो रास्ता खोला है वो यही संविधान में अमेंडमेंट। याद रखना पड़ेगा आपको,
पूरे अभी जो पढ़ाएंगे ये आधा घंटा 45 मिनट्स, एक ही याद रखना है, सिर्फ यही नंबर्स, संविधान का बात है। और कैदी नंबर 101 ऐसे भी याद ही रहता है। 101 अमेंडमेंट एक्ट लाया और वहां लिखा कि एक ही पे दोनों टैक्स बांट सकते हैं, जो पहले नहीं लिखा हुआ था। बहुत ज्ञानी ज्ञानी बात करती हो तुम आजकल, बहुत अच्छा। सो आप लोग को समझ में आ रहा है क्या पढ़ने जा रहे हैं? संविधान। आइए देखिए, आर्टिकल 265 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है? नो टैक्स शैल बी लेविड कलेक्टेड एक्सेप्ट अंडर अथॉरिटी ऑफ लॉ। कुछ अंडरलाइन नहीं करना है, कुछ लिखना नहीं है, एक दो टर्म याद रखना है एग्जाम के लिए, बाकी नॉलेज कॉमन सेंस के लिए। कल से जो पढ़ेंगे ना एकदम एग्जाम ओरिएंटेड होगा, प्लस नॉलेज भी। सो 265 बोला, लॉ बोलेगा तो ही आप टैक्स लेवी करना, कलेक्ट करना, लॉ नहीं बोलेगा तो नहीं कर सकते हो। तो जीएसटी के बारे में कुछ बोला नहीं था, कैसे करें? फिर आर्टिकल 245 में बताया गया था, इट एम्पावर पार्लियामेंट टू मेक लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में मेक लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 245 ने पार्लियामेंट को भी पावर दिया है कि आप लोग लॉ बनाइए पूरा इंडिया के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट को भी दिया है कि आप लोग स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के लिए लॉ बनाइए। किसने पावर दिया? 245 ने, भारत के संविधान के आर्टिकल 245 पावर दिया। पावर देते समय 246 को जोड़ा गया। 246 में बोला, 245 ने बोला स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया अपने स्टेट के लिए बनाओ, और सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया इंडिया के लिए बनाओ। तो ऐसा नहीं हो कि ढिशुम ढिशुम कर देगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट बोलेगा हमारा क्षमता से सर्विस टैक्स हमाक दिबो लगी वो या मैन्युफैक्चरिंग हो हमको देना पड़ेगा, तो भी तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 246 जैसे ये बोला, दोनों स्टेट और सेंट्रल वो पार्टी पार्टी कुंभ बनाएगा। रुक 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 रुक, लिस्ट वन में आइटम्स डाल दिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। किधर? सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके जिसके हाथ नहीं लगा देना, स्टेट को सेंट्रल, सेंट्रल को स्टेट। और लिस्ट टू में दे दिया ये सब आइटम पे कौन बना सकेगा? स्टेट गवर्नमेंट। और लिस्ट थ्री कंकरेंट लिस्ट दोनों मिलके बना सकेंगे। नाम सुना है क्या सबका? नहीं सुना? किधर सुन लिया? बीकॉम में? वाह सो मैच्योर्ड, वाह ग्रेट। एक बार और सुन लो ना लास्ट। आगे, सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। शेड्यूल 7 ने डिवाइड कर दिया 3 लिस्ट, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 में किसको दिया आइटम्स में? सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है क्या प्रेरणा? ओके, लिस्ट 2 स्टेट गवर्नमेंट, कौन समझ में आ रहा है? और लिस्ट 3 तीनों। अब देखो यहां तो दे ही दिया सर, यहीं से जीएसटी बना देता, यहीं से जीएसटी बना देता। जीएसटी के बारे में नहीं था, इसलिए देखना। Currently, the fiscal powers between central state clearly demarcated in consists almost no overlap. Central has power to levy on manufacturing other than alcoholic liquor वगैरह ये सब, while state has power to levy tax on sale. एकदम क्लियर कट था, सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग पे मारेगा और स्टेट सेल पे मारेगा। In case of interstate sale, CST will be levied but collected by state government. As of service, सेंट्रल हैज एलोन पावर। तो ये तो अपने को पता ही था। नाउ प्रॉब्लम क्या होने लगा? मैन्युफैक्चरिंग पे दोनों मारेंगे, वो तो सेंट्रल को दिया था। सेल पे दोनों मारेंगे, वो तो स्टेट को दिया था। सर्विस पे दोनों मारेंगे, ये भी सेंट्रल को दिया था। इसलिए अमेंडमेंट का जरूरत पड़ा, अमेंडमेंट, सो डैट साइमल्टेनियसली एम्पावर सेंट्रल स्टेट टू लेवी टैक्स। आज के दिन पे जो सर्विस दे रहा हूं मैं आपको, उस पे स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लेता है और सेंट्रल गवर्नमेंट, जो अधिकार नहीं था 101 के पहले, इसलिए आया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन अमेंडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट दिस एंड इसके बाद आर्टिकल 246A+ किया। ये इंपॉर्टेंट है, 101 नंबर इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर देना। आर्टिकल 246 तो डिवाइड कर दिया था ऊपर। बेटा किताब खोलो,
पेज नंबर 8, आर्टिकल 246 क्या बोल दिया था? ये सेंट्रल का है, ये स्टेट का। सेंट्रल पे ठीक है भाई 246 यूनियन लिस्ट सेंट्रल लिस्ट बना दिया, लेकिन अब तो सर्विस पे दोनों मारेंगे, मैन्युफैक्चरिंग पे दोनों मारेंगे, सेल्स पे। तो 246 तो वो लिख दिया, तो इसके लिए एक और आर्टिकल आना पड़ा। कौन सा बेटा? 246A। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एम्पावर सेंट्रल स्टेट टू लेवी टैक्स एंड कलेक्ट जीएसटी। तो ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 101st अमेंडमेंट और आर्टिकल 246A। 246A में क्या बोला गया था बेटा? 246A में क्या बोला? अभी दोनों को पावर दे दिया जीएसटी पे लाने का। देखो, डिस्पाइट ऑफ आर्टिकल 246, 254 आगे मिलेगा, बोथ पार्लियामेंट स्टेट कैन मेक लॉज ऑन जीएसटी। बताओ, 246 को छोड़ दो, दोनों सेंट्रल स्टेट जीएसटी लगाएगा। पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ फॉर इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज। सर ये तो रोज पढ़ते हैं। इंटर स्टेट किसके अंदर है? स्टेट ना सेंट्रल? अरे इंटर स्टेट सप्लाई आईजीएसटी। तो पहले तो आर्टिकल 246A में लिख दिया भाई, पार्लियामेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर मतलब स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के पास पावर है जीएसटी का। तो फिर तो मामा जी आसाम से बंगाल, बंगाल से आसाम, दीदी वहां लेने लगेंगे। अरे रुकिए रुकिए, आप लोग झगड़ा करेंगे भाई बहन लोग। सो इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज में किसको पावर दिया? पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको दिया? ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या ये नया है ना? सुने थे, सुने थे। पार्लियामेंट हैज पावर टू लेजिस्लेट द स्टेट लिस्ट इन द मैटर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। ये भी देखना, कोई नेशनल इंटरेस्ट इमरजेंसी वगैरह आ जाएगा ना, तो फिर एंड ऑल्सो अप्लाई टू जीएसटी अंडर 246A। सो नेशनल इंटरेस्ट और इमरजेंसी, कुछ बात है क्या? नेशनल इंटरेस्ट और इमरजेंसी होगा तो जहां जहां पे स्टेट का पावर है वहां पे सेंट्रल भी आ सकता है। इमरजेंसी समझा भाई? इंडिया पाकिस्तान लड़ाई होने लगा, या इधर इंडिया बांग्लादेश लड़ाई होने लगा, तो फिर ये सारा मैटर किसके पास चला जाएगा? मामा न मोदी जी? यस। तो पार्लियामेंट पावर टू लेजिस्लेट स्टेट लिस्ट मैटर, स्टेट लिस्ट का भी मैटर खत्म हो जाएगा। कौन सा सिचुएशन में? नेशनल इंटरेस्ट या इमरजेंसी पे। ओके, जो लॉ कर रहे हैं उसको ज्यादा ही पता होगा ये सब बात। आर्टिकल 246 से इंपॉर्टेंट था बेटा, अभी तक दो ही इंपॉर्टेंट है, 101st 246A। 248 रेसिडुअरी पावर ऑफ लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट कैन मेक law on matter in state concurrent including taxes not mentioned. This power is now subject to article 246A। एक आर्टिकल 246 का रेसिडुअरी पावर मतलब कोई भी एक ऐसा मैटर जो स्टेट लिस्ट में भी नहीं है, कंकरेंट लिस्ट में भी नहीं है, लिस्ट 2 लिस्ट 3 में नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बना लेता था। लेकिन जीएसटी पे ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने नहीं सकेगा। जीएसटी किसका है? दोनों का है। इंक्लूडिंग टैक्सेस नॉट मेंशन दिस पावर इज नाउ सब्जेक्ट टू आर्टिकल 246A। तो आर्टिकल 246A क्या बोला? जीएसटी दोनों भाई मिलकर बनाएंगे। नेशनल इंटरेस्ट इमरजेंसी हुआ तो स्टेट लिस्ट मोए मोए। आर्टिकल 249-50 याद नहीं रखना है, allows parliament to legislate on state list matter in national interest if approved by 2/3। स्टेट लिस्ट में क्या सेंट्रल गवर्नमेंट घुस सकता है? क्या स्टेट लिस्ट में जो पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है सेंट्रल गवर्नमेंट घुस सकता है क्या? एक ही सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट आ सकता है, कौन सा? नेशनल इंटरेस्ट इमरजेंसी। वेरी वेरी गुड, 249-50 पे यही लिखा है।
पार्लियामेंट टू मेक लेजिस्लेटर और स्टेट लिस्ट मैटर नेशनल इंटरेस्ट, कितना मेजोरिटी चाहिए? 2/3। ये सब आपको वकील नहीं बनना है, सुकन्या को बनना है, बनने दो, आप लोग सुन लेना सिर्फ। 250 अलाउ सेम नेशनल इमरजेंसी के केस में, इज इट ओके? तो 249 250 ये बोला कि स्टेट लिस्ट में भी टांग अड़ा देगा सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सा केस में? नेशनल इंटरेस्ट इमरजेंसी, ठीक है ना। इसमें जीएसटी भी आ जाता है। कौन आ जाता है? जीएसटी। तो पहले तो लिस्ट 2 पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर था इमरजेंसी और नेशनल इंटरेस्ट पे, अब जीएसटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट देख सकता है। कौन सा सिचुएशन पे? नेशनल इंटरेस्ट। और कॉमन सेंस देखना, आर्टिकल 269 और 269 ए, जीएसटी और इंटर स्टेट is levied collected by CG and shared between central and state as per GST काउंसिल। एकदम हम लोग रोज पढ़ते आ रहे, इंटर स्टेट पे कौन जीएसटी मारेगा? जो हम लोग पढ़े थे ना, वो संविधान से बनकर आया, संविधान दिखा दे रहा। तो 269 बोला सेंट्रल मारेगा और दोनों बांट लेगा। स्टेट शेयर्स वोंट बी पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब इंटर स्टेट पे क्या लगता है बेटा? आईजीएसटी, उसमें सीजीएसटी भी है और एसजीएसटी। वो एसजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को दे देगा, और देते समय मोदी जी ये नहीं बोलेंगे लो हम मेहरबानी किया तुमको स्टेट को, ऐसा मोदी जी नहीं बोल सकते। मतलब भारत के फंड से पैसा आया नहीं बोल सकते। मामा बोलेंगे एटू हमार जीएसटी टका है, दीदी बोलेगी এইটা আমার जीएसटी टका আছে। मोदी जी आपने आशीर्वाद আছে ना এখানে, मतलब आईजीएसटी मोदी जी कलेक्ट करके दीदी को देंगे ना। तो मोदी जी बोलेंगे देखो दीदी को हमने इतना दिया, तो दीदी बोलेगी আমি পড়া লেখা আছি, এইটা আপনার মেহরবানি নাই, এইটা আমার जीएसटी আছে, কনসোলিডেটেড फंड হবে ना। ओके, सब कोई बंगाली नहीं समझता होगा, दो ही लैंग्वेज आता है मेरे को, बंगाली असमीज और हिंदी, तो आपस आंसू बाजू है ना, असम बंगाल, तो बोले समझ में आ जाए क्या? अरे आता। तो ये आईजीएसटी का पैसा असम गवर्नमेंट को मोदी जी देंगे, बंगाल गवर्नमेंट को, दैट इज नॉट फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। समझा ना? এইটো मोर की হয় जीएसटी शेयर है। इंपोर्ट को क्या माना जाएगा बेटा? इंटर स्टेट। आर्टिकल 269A न्यू, जीएसटी ऑन इंटर स्टेट ट्रेड कॉमर्स लेविड कलेक्टेड बाय सेंट्रल स्टेट एज पर जीएसटी काउंसिल। इंपोर्ट को आईजीएसटी यूज टू पे एसजीएसटी ऑन फॉर्म पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड, मतलब वो सब सेम ही है। पार्लियामेंट कैन define principle of determining place of supply when a supply qualifies interstate। बताया था ना इंटर स्टेट पे सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा, तो 269A बोलता है इंटर स्टेट कब बोला जाएगा, एक राज्य से दूसरा राज्य कब कैसे बोला जाएगा, वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसीलिए जब हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई, ओनली एक चैप्टर, वहां पे आईजीएसटी एक्ट पढ़ेंगे। कौन सा? आईजीएसटी। और बाकी सब पे सीजीएसटी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। यहां पे सिर्फ एक जवाब देना पड़ेगा कंसल्टेंट को कि कहां पे सप्लाई हुआ, बस इतना ही। क्योंकि ये अगर डेफिनेशन गलती हो जाएगा, इंटर को इंट्रा को इंटर, तो फिर वो जीएसटी रेट में गड़बड़, कौन सा गवर्नमेंट के पास पैसा जाएगा वो गड़बड़। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कंफ्यूजन है। आप जैसे प्रोफेशनल्स ही सकेंगे, हम जैसे बिजनेसमैन को तो मोए हो जाएगा। ऐसा सिचुएशंस है। यू, ओनली यू, द फ्यूचर जीएसटी कंसल्टेंट will learn how to determine place of supply and accordingly
इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट, बड़ा आसान होता है बाहर से बैठ के बोलना, ये इधर से उधर गया, उधर से इधर गया, ये इंटर इंट्रा। इट्स नॉट टू इजी, इतना नहीं इजी। ये आप टफ ही नहीं है, ये आपको सिखाया जाएगा। कौन समझाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई, बस यही सिखाएगा, कहां से शुरू कहां से खत्म, बस और कुछ नहीं। इसमें 15-16 पॉइंट्स है, सर्विस में तो 4-5 ही है, आई मीन गुड्स में थोड़ा कम है, सॉरी, गुड्स में 4-5 है, सर्विस में 14-15 पॉइंट्स है। सर्विस में बहुत प्रॉब्लम होता है ना, ये इंटरनेट का कनेक्शन यहां लिया और ट्रेन में चला गया बिहार, वहां यूज कर रहा है, अब क्या बोलेगा वो इंटरनेट सर्विस कहां यूज किया, लिया तो यहां पे और चला गया सुनते सुनते, मूवी देखते देखते बिहार, क्लास देखा यूट्यूब में बिहार में, तो अब इंटरनेट का कहां ले, आसाम का ले ना बिहार का ले, प्रॉब्लम हो गया ना। अब ये फ्लाइट में पॉपकॉर्न खरीदा दिल्ली में और सीधा दिल्ली से खाते खाते आसाम आ गया, उधर दिल्ली वाले बोलेंगे हमको दो, मामा बोलेंगे हमको दो, रैपर्स गिरा यहाँ पे, तो फिर प्रॉब्लम नहीं हुआ क्या? बोलो भाई। ट्रेन में जाते हैं ना, खाने वाला बेचता नहीं है क्या, चढ़ता है आसाम के बगाईगांव कोकराझार में, करते करते चला जाता है बंगाल, वहां यहां से मामा पकड़ेंगे मुख दिया यार थोड़ा बोस्तु लैसा, वहां पे दीदी बोलेगा हमको আমাকে দিতে হবে এখানে ऐसे गेछो, আমার बाउंड्री ऐसे गेछो, और बीच में बिहार उड़ीसा आ गया, तो बेचारा वो वेंडर तो या ट्रेन से बाहर निकल के कहाँ है, हम बिल लगाएंगे, फिर जब भी बेचेगा बिल, अरे कहाँ है, जंगल है दिख ही नहीं रहा है, प्रॉब्लम नहीं होगा? बोलो भाई। मोदी जी रेल पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पोस्टर लगाते हैं, उसका भी एडवर्टाइजमेंट, वो ट्रेन तो 4 राज्य में चलता है, 4 राज्य के लोग ऐसे ऐसे देखते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो एडवर्टाइजमेंट किधर हुआ? मोदी जी आके टीवी में एडवर्टाइजमेंट दे देते, आसाम वाले आंख बंद कर लेते क्या? दिल्ली से चलता है पूरा इंडिया देखता है ना, तो किधर सप्लाई हुआ? गुजरात में भी हो गया, आसाम में भी हो गया, मेघालय में भी हो गया, मणिपुर में भी हो गया, बिहार में भी हो गया, यूपी में भी हो गया, किधर टैक्स आएगा रे? समझे क्या? कौन बताएगा? प्लीज ब्यूटीफुल चैप्टर कल से। टफ नहीं है भाई, टफ का मैं करता नहीं, लॉ टफ है, ऑडिट टफ है, ऐसे टफ मैं दूर ही रहता हूँ, मैथ्स टफ है, सब टफ से मैं दूर रहता हूँ। मेरे जितना आसान पेपर है ना मैं लेके रख लिया हूँ पूरे नॉर्थ ईस्ट पे, खबरदार कोई नहीं पढ़ा सकता आसान सब, ओनली आरजी एंड टफ तुम लोग मरो, ठीक है? बहुत आसान है, बट यू नीड टू हैव नॉलेज दैट आई एम गोइंग टू गिव यू। और इस बार तो नॉलेज आपको बेयर एक्ट से चार्ट भी बन गया, टेबल भी बना के रखा है। अभी एक एक टॉपिक का कल से 2-2 मिलेगा, 3-3 मिलेगा, एक तो बेयर एक्ट, एक वो जो चार्ट फोटो बनाते हो, और एक टेबल भी डाल दिया। देख बेटा देख, कहां से पड़ेगा, और ये चिल्लाएगा भी बहुत, और पूरा जीएसटी का ऑडियो रिकॉर्डेड है मॉड्यूल 1 का, वो भी ले लो बेटा। आप लोग को एकदम रटा 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 के छोड़ना है। देखो दीदी पेपर बना दी, इतना नंबर है कि तुम्हारा घर पर नंबर है 5-5 कर देना, ठीक है, टाइम बढ़ जाएगा ना। दीदी तो अपना घर से नंबर दे दी वो सब जानती है, सुनो ना, तुम लोग से बहुत प्यार करती है, नंबर ज्यादा दे दी, सब छोटा है। सुनो ना भाई साहब, 269A बोला भाई इंटर स्टेट में कौन पैसा उठाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, और उठा के बांटेगा, ठीक है। और फिर ये जो प्लेस ऑफ सप्लाई वगैरह होगा ना, कौन डिसाइड करेगा? बोलो बेटा, सेंट्रल। इज इट ओके? प्लेस ऑफ सप्लाई, इसीलिए जब प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर होगा तो मैं सीधा चेंज हो जाऊंगा, एज पर आईजीएसटी एक बोलूंगा, क्या बेटा? और पूरे सिलेबस सीजीएसटी, समझ में आया ना? ओके, तो आप लोग को आईजीएसटी एक ही बार पढ़ना है, 2 ही सेक्शन 12, 13 ज्यादा है नहीं, ऐसे ही कुछ है, आप लोग ज्यादा नहीं पढ़ना है। ओके, आर्टिकल 270 बस थोड़ा सा 4-5 पॉइंट, फिर अभी तक आप लोग 2-3 पॉइंट याद रखना। 246A आर्टिकल इंसर्ट हुआ नया सा, और 101 कैदी नंबर 101 क्या है? कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट, आर्टिकल 270 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीएसटी
between central state, allow GST distribution between central state as per president order। कुछ नहीं है, आर्टिकल 270 में बोला है कि जो GST होता है ना वो बांट लेगा। कौन बांट लेगा बेटा? सेंट्रल और स्टेट। 271 अमेंडेड, 286 अमेंडेड कि ये सब पुराना आर्टिकल्स है, उसमें GST के बारे में नहीं था, तो फिर वो सबको क्या क्या थोड़ा सा अमेंड। पार्लियामेंट कैन इंक्रीज टैक्स अंडर 269 270 via surcharge which remains with the central. GST is now excluded from this power। तो पहले पार्लियामेंट के पास 269-70 के पास एक सरचार्ज था, कोई भी टैक्स में सरचार्ज लगा देगा और सेंट्रल के पास रहेगा, उसमें से GST एक्सक्लूडेड। बिकॉज आज जो सरचार्ज सेस लगता है वो स्टेट गवर्नमेंट भी लेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट भी ले लेगा। पहले जो सेंट्रल का टैक्स था उसका सरचार्ज सेंट्रल के पास होता था, स्टेट का था स्टेट, अब सबको ही मिल बांट के GST वहां से एक्सक्लूडेड, ये कुछ काम का नहीं है। Article 286 exclude amended. State can't tax goods services outside the state, import, export, sale, purchase, change to supply goods। पहले ना सेल परचेज बोलते थे, अब सेल परचेज हट गया, हट के क्या बोलते हैं? सप्लाई एंड गुड्स टू गुड्स और सर्विसेज और बोथ। सप्लाई अलग, सप्लाई अब सर्विस अलग था, गुड्स अलग था, अब साथ में आ गया गुड्स और सर्विसेज। और सेल परचेज के साथ, सेल परचेज के जगह क्या बोलने लगे? सप्लाई। पहले भारत में सेल, पहले वही समझाता था सेल परचेज, अब सेल परचेज का मीनिंग नहीं चाहिए, अब क्या चाहिए? एक मीनिंग सप्लाई। और गुड्स के जगह में गुड्स और सर्विसेज और बोथ। इज इट ओके? लास्ट आर्टिकल 368 नॉट इंक्लूड 270 रिक्वायरिंग 2/3 मेजोरिटी, इसका कोई जरूरत नहीं है, छोड़ते चलो। पेज नंबर 11 पे आना। ड्यूअल GST मॉडल इंट्रोड्यूस इन इंडिया, या ये भी पढ़ना नहीं, सुन लो। आज GST एक लगता है ना, 2 GST लगता है। आज आप लोग ट्यूशन पढ़े, कितना GST लगता है? 2। कौन कौन सा? CGST, SGST, इसी को बोलते हैं ड्यूअल GST मॉडल इंट्रोड्यूस इन इंडिया। दोनों टैक्स मारेंगे, दोनों मिलकर। सर ये तो जानते हैं, एक बार फॉर्मल रीड। India is a federal country where both central state has been assigned the power to levy tax through appropriate legislation. Both the level of government and distinct responsibility perform division of power. A dual GST will therefore keeping consideration requirement physical GST in India will be dual model state or central। बस हो गया। will levy both GST, SGST, CGST, और ये सब कुछ नहीं है। 3 एक्ट का नाम पता है, 5 यूनियन टेरिटरीज का नाम पता है आपको, ये सब नहीं पढ़ना है, ये सब आपको सब कुछ पता है। यस, पेज नंबर 12 पे आना। GST काउंसिल। यस बेटा, ये GST को देखने के लिए, देखभाल करने के लिए GST काउंसिल है, जिसके जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो चेयरपर्सन होते हैं, और हर एक मिनिस्टर, हर एक स्टेट गवर्नमेंट का मिनिस्टर्स मेंबर होते हैं, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस मेंबर होते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। GST काउंसिल में कौन कौन है, इम्पॉर्टेंट मार्क कर देना। GST काउंसिल का हेड कौन है बेटा? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। कौन है फाइनेंस मिनिस्टर? निर्मला सीतारमन जी। उस समय जेटली जी थे, अरुण जेटली जी थे, ठीक है, अब तो वो नहीं रहे। तो जो भी देश का फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे वही चेयरमैन रहेंगे, और उनके साथ असिस्टेंट रहते यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू फाइनेंस, वो भी मेंबर, और मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट। हर एक स्टेट एक एक मेंबर रिप्रेजेंट करेगा अपना। नॉर्मली फाइनेंस ही होते और किसी को भेज सकते। इस तरह से GST काउंसिल का क्या हो गया? ठंडा गर्म क्या हो गया? मेरे 5 मिनट का क्लास है, देख लो थोड़ा सा, 5 मिनट सुनो ना, सुनो ना।
हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपना एक मंत्री को भेजता है, और कोई भी मैटर आता है ना जीएसटी इस पे लाना है इस पे नहीं लाना है, तो जीएसटी काउंसिल का मीटिंग होता है, मीटिंग में डिस्कस करते हैं, वोटिंग होता है, और वोटिंग भी टू थर्ड वेटेज से वोटिंग भी जीतना पड़ेगा, पास होना पड़ेगा, तो ही वो इम्प्लीमेंट होगा। और इसलिए डिस्टर्ब नहीं होता है ना, बिकॉज इंडिया में मोस्टली बीजेपी रूल्ड स्टेट गवर्नमेंट है, तो उनका वोट मेजोरिटी में आ ही जाता है। जब एकदम 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 टक्कर होता है ना, 50% नॉन बीजेपी 50% ना, तो कोई भी आइटम्स को जीएसटी में लाना है नहीं लाना है उसमें टक्कर होता। आज जो भी एनडीए गवर्नमेंट चाहेगा वही होगा वोटिंग में। इतना तो समझदार है ना। सो काउंसिल, तो जीएसटी काउंसिल क्या करता है, पूरा जीएसटी का देखभाल करता है, जीएसटी का। इज इट ओके? सो इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे पॉइंट्स है। आर्टिकल 279A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन empowers प्रेसिडेंट टू कंसिडर जॉइंट फोरम ऑफ सेंट्रल स्टेट जीएसटी काउंसिल। द प्रोविजन इज, वो तो बहुत पहले बन गया। सो हु आर द मेंबर्स ऑफ जीएसटी काउंसिल? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरमैन बन जाएंगे, चेयरपर्सन बन जाएंगे, और फिर एक यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू भी मेंबर, एंड एवरी स्टेट का 1 मिनिस्टर नॉमिनेटेड रहेंगे। नाउ रोल ऑफ जीएसटी काउंसिल अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट है। जीएसटी काउंसिल क्या करेगा? जीएसटी काउंसिल ऐसा काम करेगा कि इंडिया में प्रॉपरली जीएसटी इम्प्लीमेंटेड रहे और अच्छा से चलते रहे। अभी हम लोग प्रेरणा डे ऑर्गेनाइजेशन का एक कमेटी बनाए, काउंसिल बनाएंगे कमेटी, तो उसमें जो लोग रहेंगे उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि प्रेरणा डे अच्छा से बन जाए, सेलिब्रेट हो जाए। तो जीएसटी काउंसिल ये थोड़ा सा देखना है। रोल, द टैक्स सेसेस सरचार्ज लेविड बाय स्टेट सेंट्रल विच मे बी सबस्यूम्ड, ये तो ऑलरेडी हो गया। जीएसटी काउंसिल का रोल था कि आप लोग ना बैठकर ये डिसाइड करो कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है स्वाहा, कौन सा स्टेट का टैक्स है स्वाहा। क्या ये पॉइंट आप लोग सुने थे? 17 टैक्सेस, goods and services that may be subjected to और exempted from GST। कौन कौन सा गुड सर्विसेज पे टैक्स लेना है, कौन कौन सा गुड सर्विसेज पे टैक्स छोड़ना है। कुछ नेगेटिव लिस्ट है जिस पे टैक्स नहीं लेना है, सभी मेंबर्स एग्रीड। कुछ जगह टैक्स लेना है बट आज छोड़ देना है, वो सब भी डिसाइड वो लोग करेंगे। मॉडल जीएसटी लॉ, प्रिंसिपल ऑफ लेवी, अपॉर्शनमेंट, मतलब किस तरह से जीएसटी वेस्टी बांटेंगे। द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर टर्नओवर बिलो विच गुड्स और सर्विसेज में बी एग्जेम्प्ट। बेटा आप लोग पढ़ोगे इनकम टैक्स ना, प्रशांत थोड़ा देर का सहन कर लो। आप लोग पढ़ोगे इनकम टैक्स, वहाँ पे पढ़ोगे ना, मेरा 2,50,000 का इनकम है तो नो टैक्स, नो टैक्स, गरीब हो। तो जीएसटी में भी ऐसा है, जो सर्विस है ना, सर्विस सेक्टर, कोचिंग सेंटर, एक साल में 20 लाख 20 लाख का भी टर्नओवर होगा तो नो जीएसटी। छोटा कोचिंग सेंटर में आप पढ़ने जाओगे जिसका एक साल का टर्नओवर 20 लाख तक है, जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे, और छोटे प्लेयर से उसको आराम करने दो, आपका चैप्टर मिलेगा। और गुड्स के केस में मोस्टली 40 लाख, आपका बिजनेस का एक साल का सेल 40 लाख तक होता है ना, आपको जीएसटी से दूर रहना है, दूर भाग जाओ जीएसटी से। सो क्या एग्जिम्पशन लिमिट होगा जिसमें हम लोग जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। ऑब्जेक्टिव जो छोटे छोटे बिजनेसमैन है उनको टेंशन देने का नहीं है। जैसे गरीब लोग का 2,50,000 पे टैक्स नहीं लगता, उस तरह से आप भी सर्विस दो, गुड्स बेचो तो एक लिमिट में नो टैक्स। रेट्स ऑफ टैक्स के बारे में बताएंगे, स्पेशल रेट ऑफ टैक्स के बारे में बताएंगे। कभी नेचुरल कैलामिटी, डिजास्टर्स होता है ना, तो देश को पैसा चाहिए, तो टैक्स में भी टैक्स मारने के बारे में सोचेंगे। ये हम लोग को याद करके रखना है बेटा, ध्यान से समझना। ये 11 स्पेशल स्टेट्स है, एक बार 11 स्पेशल स्टेट्स है। इसके लिए ना जीएसटी में बहुत रिलैक्सेशन है, देखो तो कितना है, ऐसे याद हो जाता है बेटा।
7 सिस्टर्स हम लोग हो गए और एक भाई है। 7 सिस्टर 1 ब्रदर, जानते हो कौन भाई? सिक्किम। और 3 हिली एरिया, 3 हिली एरिया। तो टोटल 11 स्टेट्स को आज रट लेंगे सिस्टर ब्रदर बोल के, और 3 हिली एरिया। इसमें जीएसटी का बहुत रिलैक्सेशन है। देखो बेटा, अरुणाचल प्रदेश, असम, पहले हम लोग अपना देखेंगे। अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये हो गए ना 7 सिस्टर। और सिक्किम को ले गए, ब्रदर बोलते क्या, ओके। और 3 हिली एरिया, हिमाचल प्रदेश हिली एरिया है, उत्तराखंड हिली एरिया है, और जे.एंड.के तो स्वर्गीय है, उसको भी हिली एरिया बोल दो। सो 11 स्पेशल स्टेट्स कैसे याद करेंगे? 7 सिस्टर्स प्लस 1 ब्रदर सिक्किम प्लस 3 हिली एरिया। क्या क्या? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तो हमेशा ही कैलेमिटी, नेचुरल कैलेमिटी होते ही रहता है, और जे.एंड.के। तो 11 स्पेशल स्टेट्स है, इसके लिए स्पेशल प्रोविजंस है। असम को भी बेनिफिट दिया है काउंसिल ने कि आप स्पेशल प्रोविजन ले लो, आप थोड़ा सा बेनिफिट ज्यादा उठा लो। असम बोलता है कि हम किसी से कम नहीं, हम बड़े लोगों के तरह रहेंगे, दिल्ली जैसा, बंगाल जैसा, असम भी वैसे ही रहता है, हम किसी से कम नहीं। जे.एंड.के भी कम नहीं लेता है, बाकी का मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ये सब ना बेनिफिट्स लेता है। जैसे रजिस्ट्रेशन का लिमिट अलग है, कुछ कुछ अलग ही ले लेता है। बट असम, जे.एंड.के ये बेनिफिट्स ले नहीं रहा है कि नहीं हम लोग बड़े लोग की तरह रहेंगे। किसकी तरह? बड़े लोग की तरह, जैसे आप लोग बड़े हो गए ना वैसे ही। सो फिर भी 11 स्पेशल स्टेट्स एज पर जीएसटी काउंसिल याद रखना है। तो आज के क्लास में ज्यादा याद नहीं रखना था, 101 याद रखना था, 246 है तो भूलना ही मत एमसीक्यूज के लिए। और 11 स्पेशल स्टेट्स डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में विल बी गेटिंग। एक बार बता दो, पूछेंगे कल भाई? अरे नहीं, यहां से और ये से स्टार्ट करो। असम, अरुणाचल, मेघालय, आजू बाजू स्टार्ट, देखो गुस्सा हो जाएगी। मेघालय, एम वाला सारा बोल दो। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, 7 तो हो ही गया। सिक्किम, हिमाचल हिली एरिया है, उत्तराखंड हिली एरिया है। अरे वाह 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 वाह। सो दिस इज द रोल ऑफ जीएसटी। आपको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ 11 स्पेशल स्टेट्स, ब्रदर्स सिस्टर्स, 3 हिली एरिया लिख के रख देना। 7 सिस्टर्स प्लस 1 ब्रदर प्लस 3 हिली एरिया। जब आगे पूछेंगे तो गर्व से कहेंगे 11 स्टेट्स बहुत अच्छा से है, 3 सिस्टर, 7 सिस्टर्स, एक भाई और 3 पहाड़ पर्वत। समझा? गर्व गर्व से कहेंगे। नाउ इंपॉर्टेंट बेटा, कुछ भी डिसीजन लेना होता है ना, तो वो जीएसटी का डिसीजन हर एक स्टेट को भी अफेक्ट करता है। सेंट्रल कभी कुछ चाहेगा अपने मन से तो नहीं कर पाएगा, वो काउंसिल के मीटिंग में रखेंगे, उसमें डिबेट होगा, डिबेट के बाद वोटिंग होगा, डिबेट के बाद कुछ चेंज करना होगा तो चेंज करेंगे, वोटिंग होगा। एंड वोटिंग में याद रखना 3/4 of the weighted majority, एटलीस्ट 3/4, 75% हो गया, 3/4 मेजोरिटी होना पड़ेगा, वोट फेवर में आना पड़ेगा। 3/4, 50% भी नहीं, तो ही वो इम्प्लीमेंट होगा। तो वोट में सेंट्रल गवर्नमेंट भी देता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कितना है? कितना सेंट्रल गवर्नमेंट है इंडिया में? एक। और फिर स्टेट गवर्नमेंट, तो उसके बारे में थोड़ा सा टेक्निकल पढ़ाई है, अच्छा से देखना। The Constitution Act 2016 provide every decision of GST Council shall be taken at meeting पे ही, मोदी जी वहाँ बैठ के ले नहीं सकते, by majority of not less than 3/4, underline 3/4 of the weighted votes of member present and voting, 3/4 of the weighted votes of members present,
जितने मेंबर्स प्रेजेंट हुए हैं उनका 3/4 वेटेड। वेट कैसे देंगे बताएं। द वोट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का वेटेज मानते 1/3। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक वोट का वेटेज होता है 1/3 of the votes cast. The vote of all state government taken together, सारा स्टेट गवर्नमेंट का 2/3 of total vote cast in that meeting. 2/3 स्टेट गवर्नमेंट का वेटेज होता है 2/3 और सेंट्रल गवर्नमेंट का वेटेज होता है 1/3, दोनों मिलके 1 हो गया। अब 2/3 तो सेंट्रल तो एक ही है बट स्टेट बहुत है, तो उधर भी एक चक्कर आएगा। अभी ये सब इंपॉर्टेंट है। 1/2 of total number of members of GST council should a quorum. quorum of meeting आपके लॉ के टीचर अच्छा से पढ़ाएंगे। कोरम में क्या होता है ना कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट होना पड़ेगा मीटिंग को वैलिड के लिए। तो हाफ ऑफ द नंबर्स ऑफ मेंबर्स, जीएसटी काउंसिल में जितने भी मेंबर्स हैं उसका एटलीस्ट 50% पहुंचना चाहिए। और डिसीजन लेने के लिए क्या चाहिए 3/4। एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल रखा है, वोट एग्जाम्पल का टेबल ध्यान से देखना। सेंट्रल गवर्नमेंट नंबर ऑफ वोट का, सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक ही वोट देगा एंड स्टेट गवर्नमेंट 20 वोट हुआ है। 20 ही स्टेट गवर्नमेंट प्रेजेंट थे उनके रिप्रेजेंटेटिव। तो वोट इन फेवर 15 वोट, मैंने 20 गवर्नमेंट था ना, कोई कांग्रेस का गवर्नमेंट भी होगा नहीं देगा अनफेवर पे कर दिया, समझा ना। तो 15 स्टेट गवर्नमेंट का वोट ओके है और सेंट्रल तो बोलेगा ही ओके ही है। तो वेट, सेंट्रल गवर्नमेंट का वेट होता है 1/3, तो 1 into 1/3 इज इक्वल टू 0.333 और ये तो 15 ही तो दिया है ना, तो 15 का 2/3 ही मानेंगे। वेटेज तो 2/3 ही होता है ना। फेवर में समझा क्या, समझा भाई, फेवर में आना पड़ेगा तभी तो मीटिंग पास होगा, समझा रहा क्या। अरे आप लोग मेरे को मिनिस्टर बनाना चाह रहे हो, गुड़िया लोग बोलते बन जाएंगे, भाई लोग बोलते नहीं बनेंगे, तो गुड़िया लोग का डिसीजन फेवर, आपका अगेंस्ट। यहाँ तो 1 to 1 तो हार ही जाएंगे, अनफेवर में ज्यादा है। तो यहाँ वेटेज का चक्कर नहीं है, यहाँ पे वेटेज का चक्कर है 2/3। तो 15 का 2/3, ये 15 वोट है ना बेटा, आउट ऑफ कितना मिला है 20, तो 15/20 का 2/3, ये शायद 0.5 आ रहा है क्या, देखो तो मैथ देखो। तो 20 में से 15 ही वोट फेवर में आया, इसका वेटेज होता है 2/3, तो ये 0.5, तो 0.3333 0.5 तो 0.8333 हो गया ना। तो फिर सिंस 0.833 ग्रेटर देन दिस डिसीजन इज पास। ऐसा सम्स नहीं आएगा आप लोगों के लिए, बट थोड़ा सा बता देता हूँ नॉलेज के लिए, थोड़ा नॉलेज पे रखना। आपको बस यही ध्यान रखना 3/4 ऑफ द मेजोरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट का वेटेज 1/3 है और स्टेट गवर्नमेंट का 2/3, जितना वोट आया उसका 2/3। तो फेवर के लिए देखना है तो जितना फेवर का आया उसका 2/3। यस, तो ये जीएसटी काउंसिल तो मीटिंग करता है होटल्स में, 5 स्टार होटल्स में बैठकर। तो 5 स्टार होटल में बैठकर मीटिंग होता है। यह रेडिसन ब्लू पे भी हुआ था कुछ दिन पहले, तो वो मेरे को पता है तो मैंने बता दिया। हम लोग को तो जाने का मौका नहीं मिलता है, बट गुवाहाटी के अच्छे अच्छे जीएसटी कंसल्टेंट गए थे, उसमें 4 मेरा लल्ला भी गया था जिसको मैंने पढ़ाया। तो उन लोग स्टेटस डाला था तो मैंने पूछा है, तो बोला नहीं सर वो निर्मला सीतारमन जी आई थी, जीएसटी काउंसिल का यहाँ मीटिंग था तो हम लोग भी गए थे। वो काउंसिल की मीटिंग पे नहीं, ओवरऑल एड्रेस पे, तो वही बताया था। तो आप लोग भी कभी जीएसटी काउंसिल के मीटिंग के बाद कुछ एड्रेस वड्रेस रहेगा तो आप लोग भी वहीं बैठोगे, मैं यहीं रहकर फील करूंगा। मेरा तो औकात 4 दीवारी पे है, इसलिए आप लोग अच्छा से पढ़ो। क्या पता आपके बाजू में फाइनेंस मिनिस्टर बैठी रहेगी या बैठे रहेंगे, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर आपके साथ बैठे रहेंगे, क्या पता एक ही कार में जाएंगे। स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर को उतना पता नहीं, आप ही कार में बैठोगे बताओगे जीएसटी काउंसिल में जा रहे हैं। तो ये सब हम लोग को हमारे स्टेट के लिए बोलना चाहिए, ये शुरुआत है। इसलिए कभी भी इस क्लास को ना बेटा, पानी भी पीने का मन बोल रहे ना वो तभी भी मत पियो। कहाँ तक ये जीएसटी
का नॉलेज ले जाएगा ना, यू कांट इमेजिन। समझा भाई? चीफ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर आपको बैठाकर आपसे डिस्कस कर सकता है। ये शुरुआत है, तो कमी मत छोड़ो नॉलेज पे, थोड़ा सा कॉस्टिंग में छोड़ दोगे तो चलेगा, बट जीएसटी और इनकम टैक्स होगा ना तो एकदम सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठना है। इसी का रिकॉग्निशन है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा। ओके, तो रेडिशन ब्लू से तो जीएसटी कंट्रोल नहीं हो सकता है। जीएसटी को कंट्रोल करने के लिए एक जीएसटी नेटवर्क है, जीएसटी नेटवर्क, जो ऑनलाइन पोर्टल दिखाऊंगा मैं कल से आप लोगों को। तो वो जीएसटी पोर्टल से, जीएसटी पोर्टल क्या होता है देखना, जीएसटी नेटवर्क स्पेशल पर्पस व्हीकल, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड सेक्शन 8 has been set up by government to establish uniform interface for taxpayer and common and share IT infrastructure between central state। तो एकदम याद रखना, अंडरलाइन करो, स्पेशल पर्पस व्हीकल ये कंपनी है, सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट में बना है, गवर्नमेंट ने बनाया है इंटरेक्शन के लिए टैक्स पेयर एंड कॉमन, एंड ये सब सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के साथ लिंक्ड है। कॉमन जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल इज, जब भी हम लोग पढ़ेंगे कल से यही टाइप करेंगे www.gst.gov.in। ये आपका आज के बाद इनडिविजिबल पार्ट ऑफ योर लाइफ बन जाएगा। आप न जाने एक महीना में कितने बार इस पोर्टल पे लॉगिन करोगे आपको याद ही नहीं रहेगा। जितना बार पानी नहीं पीते उससे ज्यादा बार इसी पोर्टल पे आप काम करोगे। आपके 100 क्लाइंट्स रहेगा तो 100 क्लाइंट का काम इसी पोर्टल पे जाके करना है। इसलिए इस पोर्टल का नाम भी याद रखना है, कल से इसी को खोल के रखेंगे हम लोग क्लास में। क्या नाम है बेटा? gst.gov.in। ओके, आज समय बचेगा तो मैं यही लेके जाऊंगा। अब वेबसाइट है, जीएसटी नेटवर्क ने बनाया है इंटरेक्शंस के लिए। फंक्शंस को जस्ट रीड पे रख लेना, जस्ट रीड पे रख लेना जीएसटी नेटवर्क का। दो छोटा सा पॉइंट, ये जीएसटी में काम करना ये सब क्या गवर्नमेंट खुद बना लेगा ना किसी से हेल्प लेगा? ये वेबसाइट बना लेगा कि मोदी जी खुद बना लेंगे क्या ना? आईटी, जो आईटी बेस्ड कंपनी से हेल्प लेंगे ना। तो इसको बोलते हैं जीएसपीज एंड एएसपीज। फुल फॉर्म याद रखना, जीएसपी का मतलब गुड्स जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, हिंदी टर्म है। जीएसपी का मतलब है, जी का मतलब जीएसटी, एस का मतलब सुविधा प्रोवाइडर। GSPs are IT and fintech company approved by GST. They help taxpayer to connect through GST। ये सब रिटर्न के लिए कॉमन सेंस पे रखना। नेक्स्ट है ASP। ASP का भी नाम याद रखना, DSP नहीं, ASP। ASP एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, ये जो एप्लीकेशन है वो सर्विस प्रोवाइडर। ASP वर्क्स विथ GSPs, GSP के साथ काम करता है, कस्टमाइज सॉल्यूशन। अब कुछ चाहिए तो कस्टमाइज वो बना देंगे, बस और कुछ नहीं है। ये तो पढ़ना नहीं है तो पढ़ लिए थे। जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड, यस और नो? जीएसटी कैसा टैक्स है, ओरिजिन ना डेस्टिनेशन बेस्ड? यस, ये भी जरूरत नहीं है पढ़ने का। बस बस बस, हो गया हो गया। पेज नंबर 17 पे आना, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी नहीं पढ़ना इसको बेटा, गुड्स पे भी जीएसटी लगता है, सर्विस पे भी लगता है ना बेटा। बस हो गया, बुक अब नहीं चाहिए, 2 मिनट। गुड्स पे भी जीएसटी लगता है और सर्विस पे। गुड्स का तरीका थोड़ा अलग होता है और सर्विस का थोड़ा तरीका अलग। गुड्स आप आए, ये खरीद लिए, चला गया, बट सर्विस दिखाओ तो कहाँ चला गया? इनविजिबल है। और गुड्स तो अभी खरीदेगा, अभी चला गया, बट आपने सर्विस दिया क्या अभी चला गया ना, लॉन्ग पीरियड तक चलेगा, लॉन्ग पीरियड चलेगा। इसलिए ना आगे चलकर गुड्स का थोड़ा सिस्टम अलग है, सर्विस का सिस्टम अलग है।
तो गुड्स का अलग क्लासिफिकेशन है, सर्विस का अलग क्लासिफिकेशन है, हेडिंग है, सब हेडिंग है, सिस्टम है। तो ये आपको जानना पड़ेगा, ये गुड्स है, ये सर्विस है, उसका क्लासिफिकेशंस के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ गुड्स, मीनिंग ऑफ सर्विसेज तब पढ़ेंगे। सो अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को एमसीक्यूज जितना दिया है घर में सारे एमसीक्यूज आज प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि सब कुछ हमने पढ़ा दिया और कल से कोई बच्चा एब्सेंट नहीं करेगा। कल से हम लोग प्रॉपरली जीएसटी का पढ़ाई करने वाले हैं।